हेलो बच्चों, PYQ सीरीज़ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए PYQ सीरीज़ में मैं आपको अलग अलग चैप्टर्स के टॉपिक वाइज बोर्ड लेवल, नीट लेवल और मेंस लेवल के अलग अलग वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। सभी क्वेश्चंस टू द पॉइंट आपको थ्योरी के बेसिस से समझाए जाएंगे। सीधे इस आंसर नहीं दूंगा, उनको आपको समझाऊंगा भी कि वो आंसर कैसे आप करेंगे, ताकि उस जैसे सवाल आप इजीली ट्राई कर सकें। तो तैयार सब लोग? आज की क्लास में जो पहला पार्ट है यानी कि PYQ सीरीज का बोर्ड लेवल का है, टॉपिक आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स और सॉल्युबिलिटी, जिसमें हेनरी लॉ आएगा। मतलब हम लोग चैप्टर 2 बोर्ड का डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले हम सॉल्यूशन फिनिश करेंगे। इस तरीके से हम सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकाइनेटिक एक एक करके चैप्टर्स खत्म करेंगे और 3-3 वीडियो सीरीज आपको, मतलब 3-3 पार्ट्स में एक ही टॉपिक का मिलेगा। मतलब ये वाले टॉपिक आज बोर्ड लेवल के डिस्कस होंगे, फिर यही टॉपिक आपके नीट और यही टॉपिक आपके मेंस के लिए आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अच्छे से क्वेश्चन को देखें और समझें। ध्यान से सवाल को पढ़ लीजिए, फटाफट पढ़िए और अब देखिए इसका सॉल्यूशन। ठीक बच्चों, तैयार सब लोग? देखो सवाल आपने सीखा, लिखा हुआ है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन या फिर नॉर्मली देन इन वार्म वाटर। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्युबिलिटी का है। ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो जलीय जीव होते हैं आपके एक्वेटिक स्पीशीज, वो वार्म वाटर में क्यों नहीं अच्छा फील कर रहे हैं। सो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी गर्म पानी में, जबकि वो कोल्ड वाटर में बेटर फील करते हैं। सो बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें। लिखा रहता है कि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल। सीधी सी बात है ना कि आपके जो एक्वेटिक स्पीशीज हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं आपके, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, उन सभी को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है दैट इज इनवर्सली वेरी विद टेम्परेचर। लॉजिकली आप समझ जाइएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस की सॉल्युबिलिटी डाउन होती चलेगी। तो इस लॉजिक को समझते हुए आप कोई भी सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं कि किसकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी और किसकी कम। साथ ही साथ आपको एक और फैक्ट बता दें कि भाई सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ध्यान से देखिएगा, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। तो भाई आप सबको पता है कि एक्सोथर्मिक अगर प्रोसेस है इसका, इसमें सॉल्युबिलिटी, तो जितना टेम्परेचर डाउन रखोगे, जितना टेम्परेचर डाउन करोगे, गैस ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होगी। वो क्या वाला आपने लॉजिक सीखा होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस जितने भी हैं वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होते हैं। अगर आप टेम्परेचर डाउन करेंगे तो डिसॉल्व्ड गैस वापस बाहर आने लगेगी। सिंपल बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ को बाइंड अप करें, इस छोटे से लॉजिक को क्लियर करते हुए अगला सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। बच्चों ये रहा आपका दूसरा सवाल, बहुत मन से और ध्यान से कीजिएगा। देखिए सवाल को पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लें और सवाल का आंसर ढूंढें, ठीक है। चलिए तो सब लोगों ने आंसर कोशिश कर लिया होगा। तो देखो, स्टेट हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स 2 एप्लीकेशन। भाई आपको हेनरी लॉ लिखना है और इसकी 2 एप्लीकेशन। तो कोई भी लॉ है उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकल रिलेशन आप लिख दीजिए, ठीक, और साथ ही साथ उसको लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दो। तो भाई हेनरी लॉ का क्या मैथमेटिकल रिलेशन होता है? कोई भी पर्टिकुलर गैस है, ठीक है, जनरली कोई भी पर्टिकुलर गैस, उसका जो प्रेशर है, तो गैस का पार्शियल प्रेशर, तो कैसे लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन। तो लॉजिकली आपको पता होगा कि जो हेनरी लॉ होता है बच्चों, वो सॉल्युबिलिटी का ही टॉपिक है, और हेनरीज लॉ गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड से डील करता है, ठीक है। गैस की सॉल्युबिलिटी किसके अंदर? लिक्विड के अंदर, इस बात से डील करता है। तो हेनरी लॉ कहता है कि गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, गैस उतनी ही ज़्यादा लिक्विड में सॉल्युबल होगी। सो पूरा अगर हम इसको लिखें तो कुछ इस तरीके से हम इसको
लिख सकते हैं, जहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट आएगा ये चीज। तो इसी को आप लैंग्वेज में समझा देंगे दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन का मतलब कि उसके कितने सारे मोल्स सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर बच्चों? इसकी एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है और एटलीस्ट आप 2 एप्लीकेशन जरूर ध्यान रखें। जैसे पहली एप्लीकेशन इसकी है कि भाई जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो आप सबने सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो CO2 जो होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, वो अंडर हाई प्रेशर सील्ड आउट की जाती है, मतलब इसको डिसॉल्व किया जाता है सोडा वाटर के अंदर। ठीक है, यानी कि हाई प्रेशर पे CO2 को डिसॉल्व किया जाता है। दूसरा, इन स्कूबा डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, वे स्कूबा डाइविंग से रिलेटेड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। भी जो आपके गोताखोर होते हैं नॉर्मली वो क्या करते हैं, जैसे जैसे समुद्र के अंदर डाइव लगाते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, बॉटम की तरफ जाते हैं, तो लॉजिकली प्रेशर बढ़ने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, इससे जुड़े हुए और भी फैक्ट हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको वो सारे फैक्ट देने की जरूरत नहीं, आपको सीधा ही एप्लीकेशन लिखनी है, वो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, इन स्कूबा डाइविंग। और उसके अलावा आपका इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से, मतलब एक और एप्लीकेशन है इन माउंटेन क्लाइंबिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग। तो जैसा सवाल होगा उतना ही आप उसी तरीके से अपना आंसर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इससे जुड़ी हुई एप्लीकेशन है। हालांकि स्कूबा डाइविंग से अच्छे अच्छे फैक्ट पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे आपने बेंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, नाइट्रोजन की हाई सॉल्युबिलिटी की वजह से और उसको डिक्रीज करने के लिए या बेंड्स को अवॉइड करने के लिए हम सॉल्युबिलिटी को घटाने के लिए क्या करते हैं, हीलियम मिलाते हैं, हीलियम गैस। माउंटेन क्लाइंबिंग, यहाँ पे भी एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसको एनोक्सिया कहते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे फैक्ट जरूर आप ध्यान रखें, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ इतना ही आंसर लिखना है। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तैयार हो जाओ इस सवाल के लिए। ठीक है, इस सवाल को ध्यान से पढ़िए और बहुत मन से एक बार कोशिश कीजिए, समझिए सवाल, समझिए बहुत अच्छे से। ठीक, सभी बच्चों ने सवाल को समझ लिया होगा। ठीक है, सवाल अब देखो। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक्सप्लेन कीजिए कि अगर 1 मोल ग्लूकोज पानी में डालें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों हो गया। सो नॉर्मल सा फैक्ट है, बताते हैं आपको यहाँ पे कि जैसे जो ए पार्ट है उसका आंसर, तो उसका आंसर डायरेक्ट ना बताते हुए मैं आपको पहले तरीका बताता हूँ कि ऐसे सवालों के आंसर कैसे देने। तो जैसे नॉर्मल सी बात है, ये वाटर है और यहाँ पे ये मान लीजिए 1 लीटर वाटर है और यहाँ 1 लीटर वाटर में हमने कुछ ग्लूकोज ऐड किया हुआ है, दैट इज 1 मोल ग्लूकोज एडेड है। ठीक है, अब आपको सीधे ही बताऊं बॉइलिंग पॉइंट के सवाल आपको कैसे करने हैं। नॉर्मली आप सबको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वो लिक्विड वेपराइज हुआ है। तो वेपर प्रेशर से देखिए कैसे कोरिलेटेड है, ध्यान से देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस की मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अब ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे जब प्योर वाटर था तो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स वेपराइज होते हैं, यानी इस केस में वेपर प्रेशर क्या है, हाइयर है। ठीक है, जबकि यहाँ पे आपने 1 मोल ग्लूकोज एक नॉन वोलेटाइल, यानी जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जो खुद वेपराइज नहीं होते, जो वेपर फेज में नहीं जाते, वेपराइज नहीं होते, तो ग्लूकोज खुद वेपराइज नहीं होता, साथ ही साथ ये सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, ये जगह घेर लेता है सरफेस में, तो वेपर्स कम क्रिएट होने देता है। मतलब इस केस में तो ज़्यादा वेपराइजेशन होगा और इस केस में इसके कंपैरिजन में कम वेपराइजेशन होगा। तो यहाँ पे हाई वेपर प्रेशर और यहाँ पे कैसा होगा, लोअर वेपर प्रेशर। आप समझ चुके हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर। तो आपसे सवाल जो पूछा गया आप उतना ही जवाब देंगे। आपसे पूछा गया कि भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है। सो नॉन वोलेटाइल ग्लूकोज सल्यूट ऐड होने से वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इतना आंसर लिखना है। वेपर प्रेशर रिड्यूस्ड हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका, इंक्रीज हो चुका।
ठीक है, अच्छा सा आंसर था। ठीक, जल्दी से नोट कर लें इस सवाल को, फिर हम चलते हैं बी क्वेश्चन की तरफ, सेकंड पॉइंट। ठीक है, तैयार सब लोग? चलिए इसे मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पार्ट है, बी पार्ट, इसको पढ़ते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल हिंट दे दी आप समझ जाएंगे। ये हटा देता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन बी कहता है कि हमें हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है। अब हेनरीज लॉ कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं? केज से रिप्रेजेंट करता है 1.67 इंटू 10⁻⁸। लेकिन न्यूमेरिकल सबसे आसान पार्ट होता है, सिर्फ आपको ये देखना है कि क्या क्या प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है केएच। तो ये बताया हुआ है कि 298 पे ये वैल्यू कैलकुलेट की गई है। ठीक बच्चों, साथ ही साथ लिखा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, आपको मोल्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ CO2। ये हमारा क्वेश्चन है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं CO2 के बच्चों, वो भी कहाँ पे? 500 वॉल्यूम में। मतलब आपको जो वॉल्यूम दे रखा है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज 500 ml। नेक्स्ट बोला हुआ है क्वेश्चन में, पैक्ड अंडर द गिवन प्रेशर। भाई प्रेशर जो दिया है वो 2.53 10⁻⁵ पास्कल दे रखा है, उसी टेम्परेचर। ये सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है। अब सवाल में हमें पूछा क्या है भाई? मोल्स पूछे, मोल्स, मोल फ्रैक्शन है। तो आपको पता लग गया है कि गिवन में हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, साथ ही साथ जो प्रेशर, जिस प्रेशर पे CO2 को डिसॉल्व किया गया है, कहने का मतलब है अंडर दिस प्रेशर CO2 इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, सो अब जरा ध्यान दो, तो अप्लाई करना पड़ेगा कौन सा वाला लॉ? बिल्कुल अप्लाई हेनरीज लॉ, डेटा जो प्रोवाइडेड है उसके बेसिस पे। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि यहाँ पे जिस प्रेशर पे CO2 को डिसॉल्व किया गया है दैट इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन, यही होता है लॉ। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो हमें ये चीज़ प्रोवाइडेड है बच्चों, ये दे रखी है, सारी वैल्यू डालनी है और अपने मस्त कैलकुलेशन आपको करनी है। KH कितना दिया है? दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁸ पास्कल, जो भी है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जब आप कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए, 1 ये आएगा आपका 2.53 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10⁻⁸। ठीक, मैं आपको देता हूँ, यहाँ से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट करने पर जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर को कोरिलेट करेंगे इसके एक्सपेंडेड फॉर्मूले से, क्योंकि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन नहीं पूछा है, क्या पूछा हुआ है? मोल्स पूछे। सपोज आपने इसको सॉल्व किया और ये कुछ एक्स आंसर आया, ठीक है, सॉल्व करने पर इसको, ठीक है, इजीली आराम से करिएगा। अब आगे सीधा देखा जाए तो मोल्स को कैसे, मतलब इस फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ CO2 प्लस टोटल मोल्स होते हैं तो नीचे क्या आएगा? वाटर आएगा। यहाँ पे अब तो आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब देखो वही एक्स यहाँ रखेंगे। अब सवाल उठता है कि मोल्स ऑफ CO2 तो हमें कैलकुलेट करने हैं, तो ये मोल्स ऑफ H2O कहाँ से आएंगे? तो यहाँ से आएंगे, इस जगह से, ये रहा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉर 1 लीटर ऑफ वाटर, या तो आपने डायरेक्ट याद किया होगा, और अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो हम सीधे भी बता सकते हैं। जैसे कि पानी की डेंसिटी जो होती है वो 1 ग्राम पर ml होती है, तो उस बेसिस पे इसका जो मास आता है, मास ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर का मास, तो दैट इज 1000 ग्राम। तो जब मोल्स तुम लोग निकालते हो, ध्यान से देखना, मैं आपको बाकी सवालों के लिए भी बता रहा हूँ, तो ऐसे करके ही निकालते हुए आप, है ना, ये नॉर्मली जब 1 लीटर हो, यहाँ तो हमें आधा लीटर दिया है 500 ml, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो नॉर्मली 55.55 हम प्लेस करते हैं अगर 1 लीटर के लिए दिया होता, लेकिन अभी आपको 500 ml, ध्यान से देखना है, 500 ml के लिए, तो कुछ मत करो, इसको हाफ कर दो। 500 ml के लिए चाहिए हमें, तो 500 ml के लिए चाहिए, डेंसिटी तो सेम रहेगी। यहाँ मास कितना आ जाएगा? 500 ग्राम, तो कोई दिक्कत नहीं है। 500 बटे कितना आ जाएगा आपका? यस 18,
ठीक, तो आप यहाँ पे ये आपका यानी 55.55 का हाफ आपको यहाँ पे यूज़ करना है। एक और चीज़ सिंपल बता देता हूँ, क्योंकि ये डाइल्यूटेड सोल्यूशन है और गैसेस बहुत कम डिजॉल्व होती हैं पानी के अंदर। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ कि CO2 के मोल्स जो हैं वो बहुत कम होंगे मोल्स ऑफ H2O से। तो यहाँ पे आप एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ H2O टेकन एज इक्वल टू, मतलब कहीं ना कहीं जो है ना ये नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप इसे क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पे मतलब ये आप मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर कितने रखने, 500 डिवाइडेड बाय 18। सो आपको बस 500 डिवाइड बाय 18 इस वाले पोर्शन को इससे x से मल्टीप्लाई करना और आपके मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे। जल्दी से आप लोग ट्राई करें, फिर मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। हाँ बच्चों, तो इसका जो करीब आंसर है मैं आपको अब चेक कर लीजिएगा एक बार कि आपका कितना है। इसका जो मोल्स का जो सही आंसर है 0.0426 अराउंड। ठीक है, आप अपनी कैलकुलेशन से ध्यान से चेक कर लेना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। हालांकि मैंने पूरा तरीका आपको सिखा दिया है कि सभी गिवन पार्ट्स आप सबसे पहले लिखें, उसके बाद गिवन पार्ट से अंदाज़ा मिल जाता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला सीधे ही अप्लाई करें, सीधे ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करें, उन्हीं मोल फ्रैक्शन को उसके एक्सपेंडेड फॉर्मूले से रिलेट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आपको मोल्स ऑफ वाटर के लिए जो भी प्रोवाइडेड डेटा है यानी कि वॉल्यूम और डेंसिटी ये नोन होता है। देखो ये पार्ट नहीं दिया था लेकिन ये जनरली पता होता है, नोन होता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमने मोल्स निकाले और मोल्स को यहाँ पे प्लेस किया। डाइल्यूटेड सोल्यूशन है और जो सोल्यूट का अमाउंट यानी जो गैस है वो बहुत कम डिसॉल्व होती है, इसलिए हमने इस अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ किया। तो जनरली आप इस अप्रॉक्सीमेशन को और भी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये सवाल आपके सामने आपका नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल सवाल है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जल्दी से पढ़िए, फटाफट क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन क्या कहता है, देखो गैस A और B दो गैसेस दे रखी हैं। गैस A जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, लिखा है कि गैस A जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है गैस B से, मोर सॉल्युबल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड, कुछ ही सेकंड्स के लिए। ठीक है, और लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी गैस ऐसी है जिसके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा है, और दूसरा कहता है कि क्यों। तो आपको नॉर्मली आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उसी के बेसिस पे काम कीजिए। नॉर्मली हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या था, हेनरीज लॉ, KH और ये कुछ इस तरीके से यही था, गैस का पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और ये अगर यहाँ पे चेक करें एक छोटा सा, मतलब एट द सेम प्रेशर अगर देखा जाए तो जो KH है, ठीक है, ये अगर मैं इधर लेके आऊँ तो ये देखिए KH और मोल फ्रैक्शन एक दूसरे के इन्वर्सली है। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं आपस में, हेनरीज लॉ कांस्टेंट और इसको, मैं आपको पहले समझा रहा हूं ताकि ये आप अपने आप आंसर सीधे ही निकाल पाए। तो देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है मोल फ्रैक्शन के अमाउंट ऑफ जो आपका गैस डिसॉल्व है किसके अंदर, सोल्यूशन में, उसकी इन्वर्सली है। कहने का मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा यानी कि गैस ज़्यादा सोल्यूबल है, तो इसको मैं ऐसे भी तो रिलेट कर सकता हूँ ना, 1 सॉल्युबिलिटी से। तो ऐसे करके भी आप रिलेट कर सकते हैं, मतलब KH की वैल्यू जो है, KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी से कैसे है, इनवर्सली वैल्यू। अब ऊपर देख लीजिए, गैस A ज़्यादा सॉल्युबल है, ये ज़्यादा सॉल्युबल है, तो पक्की बात है इसके लिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू KH की कम होगी। तो KH इसके लिए क्या होगा, लोअर, और उसके लिए KH क्या होगा, हाई। ये बात तो पता लग गई हमें सीधे। अब पूछता है कि ऐसा क्यों, तो नॉर्मली आप बता सकते हो कि जो KH की वैल्यू है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली वेरी करती है। KH की वैल्यू जो है वो सॉल्युबिलिटी के रेसिप्रोकल के साथ वेरी करती है। हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, लोअर द KH वैल्यू। और KH जनरली अलग अलग गैसेस का अलग अलग होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो फॉर्मूले के बेसिस पे आप सीधे ही समझा सकते हो। तो क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। बच्चों अगला सवाल ये रहा, और सवाल ये
पीछे डिस्कस हो चुका है, लेकिन इस सवाल में इन्होंने क्या चालाकी की है, ये 2-3 अलग अलग सवालों को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, 3 पार्ट्स को एक साथ जोड़ करके एक क्वेश्चन बना दिया। तो इस तरीके से भी सीबीएसई में हो सकता है या फिर बोर्ड्स में कि एक साथ सवालों को जोड़ दिया जाए। ठीक है, आप सबने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक, तो देखो लिखा हुआ है स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ स्टेटमेंट देनी है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। अगला एप्लीकेशन आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्कूबा डाइविंग और माउंटेन क्लाइंबिंग वाली वापस लिख सकते हैं। लिखा हुआ है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। सो ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी गैसेस की घट जाती है। ये बात बहुत अच्छे से पढ़ी हुई, तो ये क्वेश्चन उतना दमदार नहीं था क्योंकि हमने पढ़ लिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ लिया सवाल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ डिफरेंशिएट कीजिए मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन है ये। और हाउ कैन वी चेंज मोलालिटी वैल्यू इनटू मोलारिटी। तो 2 पार्ट्स में सवाल। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई मोलारिटी और मोलालिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 डिफरेंस जरूर आप क्लियर कर दें। तो पहला पॉइंट तो आप सब लोग डिफरेंस में यही लिख के आएंगे कि भाई जो मोलारिटी होती है वो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर होता है ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ये लिख के आना। और इसमें दूसरा मतलब इसमें पॉइंट लिखेंगे, जबकि मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है ना। तो ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं इसके अलावा। सेकंड पॉइंट मोलारिटी के लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, या सीधा लिख सकते हैं चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज विद टेम्परेचर, ये वाला पॉइंट। और इसके लिए आप लिख सकते हैं डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। तो ये वाला पॉइंट, ये तो हो गया डिफरेंस की बात। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई कैसे बदलेंगे। तो आप डायरेक्टली जो है ना, कोई आपको स्टेटमेंट में एक्सप्लेनेशन नहीं देना सेकंड पार्ट के लिए। आपको जो है सीधे क्या देना, एक फॉर्मूला बताना है जिसमें कि वो कहता है कि मोलालिटी को मोलारिटी में बदल दिया जाए। तो मोलालिटी को बच्चों बदलना है मोलारिटी। ठीक, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं याद है तो आप निकाल के दिखा सकते हैं उसमें नॉर्मली। सो किस तरीके से इसको फाइंड आउट करेंगे, जब ध्यान देना। मोलालिटी आपको प्रोवाइड कर रखी है सपोज m, और उसको बदलना है मोलारिटी में। तो आप सबको पता होगा कि भाई मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ऐसे ही होता है फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। तो अब हुआ ये कि मोल्स को कहीं से आएंगे और वॉल्यूम कहीं से आएगा। तो आपको क्लियर करें भाई मोलालिटी का अर्थ क्या होता है, ये तो प्रोवाइड कर रखी है। तो ये इसका मतलब होता है मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यही होता है ना। यानी कि जो मोल्स है इसके अंदर ऑलरेडी है, तो मोल्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे, वॉल्यूम कैसे आएगा। तो जरा देखो इस चीज़ को एक बार चेक करो। फॉर्मूला बता देते हैं किस तरीके से ड्राइव करना है आपको। मोल्स ऑफ सोल्यूट कहाँ से आएंगे, मोलालिटी एज इट इज, जितनी दे रखी है उसको ऊपर रखिए। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो भाई वॉल्यूम कैसा होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कहाँ से आएगा, आप इसको डेंसिटी के यूज से लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। अब सोल्यूशन का मास कहाँ से, और डेंसिटी को d मान लेते हैं। सोल्यूशन का मास आप कहाँ से निकालेंगे, देखो सॉल्वेंट का मास दे रखा है, पर केजी था ना, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का मास। तो यहाँ पे कैसे लिखूंगा मैं, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेंसिटी को मान लो, वो सवाल में देते हैं आपको, अभी इन्होंने डेटा नहीं दे रखा तो हम डी मान के चलेंगे। सॉल्वेंट का मास कहाँ से है, ये दे रखा है किलोग्राम में है, तो आप इसे लिख सकते हो 1000 ग्राम, यानी कि 1000 सीधा प्लस
सोल्यूट का मास, देखिए सोल्यूट का मास तो आप सबको पता है, सोल्यूट के मोल्स मिल रहे हैं ना आपको, तो सोल्यूट के जब मोल्स मिल रहे हैं तो सोल्यूट का मास कैसे निकालोगे? तो देखो इसके लिए भी तरीका, मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकाल सकते हो, उसके जितने मोल्स दे रखे हैं ना उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? मोलर मास। किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मास। यानी जो मोलालिटी दे रखी है ना बच्चों, उसको ही मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से। तो यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ मोलालिटी इनटू मोलर मास। तो ये तरीका हो गया आपका, देखिए ठीक। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अब इसी वॉल्यूम को उठाओ और ऊपर वाले फॉर्मूले में यहाँ पे रख दो, इस जगह रख दो, यानी 1000 प्लस मोलैलिटी, ठीक है, इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डिवाइडेड बाय डेंसिटी। क्योंकि ये जो आपका वॉल्यूम आएगा ये ml में है, ठीक है, ये ml में है और आपकी मोलैरिटी किस में होती है? पर लीटर में। तो कुछ नहीं करना, ऊपर 1000 से गुना कर देना। मतलब देखो अगर आपको सीधे ही फॉर्मूला याद नहीं है तो आपने फॉर्मूला बना लिया, ठीक। तो ये रहा आपका फॉर्मूला जो कि मैंने आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकाल करके समझा दिया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन बड़ा ही सीधा है। इवन कई बार ऐसे भी हो सकता है कि मोलारिटी को मोलालिटी में चेंज करने के लिए कह दे या किसी दूसरी कंसंट्रेशन टर्म को चेंज करने के लिए कह दे, ठीक है। अगर मान लो इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ इंटर कन्वर्जन, कि भाई कंसंट्रेशन टर्म्स को कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं। तो उसमें सारी टर्म्स आप इंटर कन्वर्जन करके सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। ट्राई कर लिया क्वेश्चन वीडियो पॉज करके, ठीक, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं एक बार और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है भाई एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन है जिसमें ग्लूकोज के सॉल्यूशन का मास परसेंटेज दिया है, मतलब उसको लेबलिंग कर रखी है 10%, लेबलिंग जो कर रखी है वो 10% बाय मास से की हुई है, ठीक है बेटा। और अब हुआ ये है कि पूछता है कि उस सॉल्यूशन की मोलालिटी बताओ और उस सॉल्यूशन की मोलालिटी, मतलब इसी सॉल्यूशन की हमसे मोलालिटी और इसी सॉल्यूशन की हमसे मोलालिटी पूछता है। तो बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है, सीधे ही फॉर्मूला बेस पे आपको ट्राई करना है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो चीज प्रोवाइड कर रखी है मास परसेंटेज, इसको यूज करते हुए आप सोल्यूट और सॉल्वेंट के वेट को यहाँ से फाइंड आउट करें। 10% का मतलब है कि 10/100 विच मीन्स कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि तो 10 ग्राम तो ग्लूकोज होगा सिस्टम में बच्चों, ठीक है, और ये जो 100 दिया है ये आपका मास ऑफ सोल्यूशन है, वो आपका ग्लूकोज का मास और ये आपका सोल्यूशन का। तो इस हिसाब से दोनों चीजें पता लग गई। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ ग्लूकोज वो कितना है 10 ग्राम, ठीक है। साथ ही साथ देखा जाए तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर कितना है उसमें, जो सॉल्वेंट है यानी वाटर वो कितना है, टोटल सोल्यूशन का ये रहा और उसमें से ग्लूकोज इतना है, तो आपका 90 ग्राम, ठीक है। तो ये चीजें हमारी मदद करेंगी इनको कैलकुलेट करने में। सीधा ही देखा जाए तो भी आपका मोलारिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ, अब यहाँ पे ग्लूकोज की बात चल रही है तो आप इस तरीके से रखिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम, यही होता है। अब मोल्स जो है नॉर्मली आप वेट को यूज करके कैलकुलेट करेंगे और वॉल्यूम जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन के मास और डेंसिटी को यूज करना होगा। क्वेश्चन में डेंसिटी कितनी प्रोवाइडेड है बच्चों, डेंसिटी दे रखी है सवाल में, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो बस हो गया सवाल, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले किया था उसी हिसाब से ये भी है इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड, ये मास परसेंट को बदलना है मोलारिटी में। तो देखिए ध्यान से चेक करते हैं, मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे कितने आएंगे 10, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, ठीक है, 10/180 मोल्स हो गया। वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना होगा याद दिलाओ, वॉल्यूम को आपको क्या करना है डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी नहीं होगा यहाँ पे, होगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी, ठीक है बच्चों। सिंस ये डिवीजन आपका ml में आएगा तो लीटर में चेंज करने के लिए 1000 फैक्टर लगाना ना भूलें। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें और बस अपनी मस्त कैलकुलेशन से आंसर निकाल दें।
ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन कितना, 100 ग्राम, यहाँ 100 लीजिए। डेंसिटी ऊपर आ जाएगा कितना, 1.2, और ये 1000 फैक्टर। आप बहुत अच्छे से जब इसे सॉल्व करेंगे तो देख के बताओ कितना आंसर आएगा। इट इज अराउंड, जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये आंसर दिया हुआ है करीब 0.66 मोल पर लीटर, इतना प्रोवाइडेड है। आप अपना आंसर भी चेक कर लीजिएगा अच्छी सी कैलकुलेशन करके। तो ये हुआ पार्ट आपका किसका, मोलारिटी का। ध्यान से देखिए, जब भी कभी बोर्ड में क्वेश्चन करना होता है तो थोड़ा पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले गिवन पार्ट्स जरूर प्रॉपर तरीके से लिखें, ठीक है। इससे भी प्रॉपर लिखना है कि गिवन क्या क्या है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जो भी आप जिस तरीके से यूज कर रहे हो। शॉर्ट फॉर्म्स अगर लिख रहे हो, जैसे कई बच्चे इसको WB लिखेंगे, इसको WA लिखेंगे, तो आपको वहां पे फिर भी मेंशन करना है कि WB क्या है, WA क्या है, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं मोलालिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसी हिसाब से चलना है आपको। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये वाला तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकालें, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मोल्स आपको पता है ये 10/180 डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मास कितना है 90, और क्योंकि ये ग्राम में प्रोवाइडेड है तो आप ऊपर 1000 फैक्टर यूज कर लीजिएगा, ठीक। स्ट्रेट जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब आपका है 0.61 मोल पर केजी, ठीक है। टाइम को ना बर्बाद करते हुए फटाफट इस चीज को मैंने आपको जस्टिफाई कर दिया। खुद की कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लें कि आंसर्स किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़े और भी बेटर क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों सवाल आपके सामने है, ठीक है। फॉरेन का सवाल है, लेकिन ये देखिए फॉरेन मतलब ये आपका आउटसाइड CBSE बोर्ड का सवाल है। देखिए कितना सिंपल सवाल, आप देखिए अभी जो फैक्ट सीखा उसी के बेसिस पे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही सीधा है वैसे तो। फिर से देखो मास परसेंटेज दे रखा है इन्होंने, ठीक है। मास परसेंट दे रखा है 9.8% वेट बाय वेट, है ना। मास परसेंट सोल्यूशन का दिया है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन बनाया है जो कि इतना उसकी परसेंटेज ऑलरेडी दे रखी है। अब इसको किस में बदलना है भाई, मोलैरिटी में बदलना है। तो अब ये बहुत ही आसान सा काम है। डेंसिटी वगैरह आपको प्रोवाइड कर रखी होगी सोल्यूशन की, तो बिल्कुल जो अभी तरीका आपने यूज किया वही यूज करते हुए फटाफट आंसर निकाल देते हैं। सो डेंसिटी कितनी दी है 1.02 ग्राम पर ml। वो भी क्या होगा आप सबका क्वेश्चन, तो लीजिए मोलैरिटी इज इक्वल मास ऑफ सोल्यूट, सीधा फॉर्मूला बता दूं, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं होता तो क्या करना होता है, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, जो कि ऊपर चला जाएगा, और क्योंकि ये ml में आएगा तो इसलिए 1000। ये लीजिए स्ट्रेट फॉर्मूला बता दिया, आप सीधे वैल्यू में डाल के आंसर निकाल सकते हैं। सो 9.8% का मतलब क्या है, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, यानी कि जो मास ऑफ H2SO4 आएगा यहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी इसके अंदर कितनी है 9.8 ग्राम बच्चों, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी, ठीक। और इसके अंदर आपका जो सोल्यूशन का मास है वो कितना आएगा, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा भाई, तो बिल्कुल ठीक बताया, इट इज 100 ग्राम। तो वैल्यू प्लेस करें और सीधे ही आंसर निकालें। तो आप देख लीजिए इसका क्या आंसर आएगा। नॉर्मली आपने कैलकुलेट कर लिया होगा और मैं भी आपको बता देता हूँ आफ्टर कैलकुलेशन। पहले तो वैल्यू प्लेस कर देता हूँ 9.8 डिवाइड बाई 98, डेंसिटी है 1.02 इंटू मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 और ये आपका 1000, ठीक है। तो सब कुछ लगभग कट रहा है 1000, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा, बिल्कुल ठीक। ये 1.02 मोल पर लीटर। सवाल थोड़ा बेटर लेते हैं भाई, अभी तक CBSE में देखिए इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब तरीके पैटर्न को फॉलो कीजिए, तरीके को फॉलो कीजिए, आप पूरे नंबर इजीली ले सकते हैं। बच्चों ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से ध्यान से पढ़िए। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है बट लैंग्वेज में ऐसा लगेगा कुछ बहुत ही ज्यादा अलग है, कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए ठीक, सभी बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया हो तो देखो जरा, सवाल भी इवन तुमने ट्राई कर लिया होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, किसी लेक में जो पानी अवेलेबल है उसकी जो डेंसिटी दे रखी है,
डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, यानी कि वो एक तरीके से सोल्यूशन ये है, दैट इज 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ द लेक इज दिस मच। अब लिखा हुआ है कि 1 किलोग्राम पानी अगर निकाला जाए, 1 किलोग्राम ऑफ दिस वाटर कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम आयंस, यानी कि अगर एक पानी का अगर मास लिया जाए, यानी कि मास ऑफ वाटर कितना लिया जाए बच्चों, 92 ग्राम लिया जाए, तो उसके अंदर नहीं 92 क्यों, 1 किलोग्राम लिया जाए तो उसके अंदर मास ऑफ सोडियम, मतलब कितने सोडियम आयंस मिल रहे हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी मिल रही है 92 ग्राम। ठीक है, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयंस इन द वाटर ऑफ द लेक। तो लॉजिकल वही बिल्कुल तरीका सेम रखना है, मोलैरिटी पूछ रहा है हमसे, तो इसमें कौन सा बहुत अलग कुछ भी नहीं है। डेंसिटी प्रोवाइड कर रखी है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये रहा, मास ऑफ सोल्यूट ये रहा, अब हमारा सोडियम आयन सोल्यूट हो गया। दोनों को ऐड करके हम मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं, जिसकी हमें अभी जरूरत पड़ेगी। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, 1000 ग्राम प्लस 92, 1092 ग्राम, ये लीजिए। अब डेंसिटी आपके पास है सोल्यूशन की, आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन है, तो मोलैरिटी निकालना तो बड़ा ही सीधा हो गया। मोल्स कैसे निकालेंगे, 92/23, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या मुझे अब, मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट। सेम टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। नीट वाले पार्ट में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन होने वाले। ठीक, यहाँ पे रहेगा मास, इसकी डेंसिटी ऊपर और इसका 1000 फैक्टर, यही पिछले क्वेश्चन का पार्ट रहेगा। प्लेस कर दें और जल्दी से फाइंड आउट कर लें, सिंपल सा सवाल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू प्लेस करके आंसर निकालेंगे। करीब जो है ना इसका आंसर 4.58 मोल पर लीटर है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, तो इस बोर्ड वाले लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इन्हीं टॉपिक्स के हम लोग नीट लेवल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और उसकी जो थर्ड वीडियो में होगा उसमें मेंस के क्वेश्चन होंगे।